नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 5वें दिन लगातार यहां पर तेजी के बाद हल्की सी बढ़त आज यहां पर देखने को मिली है। लेकिन जो भी इस वक्त तक यहां पर कच्चे तेल की फोरकास्ट में हमने आता हुआ देखा है, वो 95 से $110 के बीच में सभी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मांगती हैं कि अगले साल कच्चा तेल ये एवरेज बना सकता है। इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर अब शायद कुछ खरीदारी का मौका फिर से बनता हुआ नजर आया है। डॉलर में गिरावट फिर से बनी है, जिसका फायदा हमने प्रेशियस मेटल्स में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्री की, जहां पर सरकार से मांग हो रही है यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की। क्या कुछ यहां पर डिटेल्स निकल के आ सकती हैं, बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। साथ ही कच्चे तेल पर बात करने के लिए एनटीटी ट्रेडिंग के फाउंडर नीलेश डेडिया, और कॉटन पे चर्चा करेंगे अतुल गनात्रा के साथ ब्रेक के बाद। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करेंगे, जहां पर अब लगातार गिरावट बनते हुए नजर आई है और 11 महीने के लोज पर प्राइसेस हैं। अगर आपको बताएं कि इस हाई से हम कितनी गिरावट देख चुके हैं, तो ब्रेंट में इस साल का हाई $139 का था, जहां पर अब भाव 77-78 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो काफी हद तक आधे हम अगर कह सकें प्राइसेस बनते हुए नजर आए हैं। नाइमेक्स का भी वही हाल है, इस साल का हाई $133 था और अब $72 के आसपास के स्तर। नीलेश, अगर आप इसे ऑन चार्ट्स देखें तो ये जो मुनाफा वसूली ऑलरेडी हमने इस साल में आते हुए देखी है, जहां पर इस साल का अंत ऑलमोस्ट फ्लैट के लेवल पे होने लगा है, कैसे देखेंगे आप एक नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म आउटलुक कच्चे तेल के लिहाज से? नमस्कार मनीषा जी, नमस्कार दीपाली जी और सभी दर्शकों सीएनबीसी आवाज के। तो मनीषा जी, देखिए अभी मेरे हिसाब से जो हमने सेल की कॉल दी थी ऑयल की $125 पे, वो सेल की कॉल कहीं एग्जॉस्ट होने आई है, मुझे Okay. दिख रहा है। 5 वेव का करेक्शन यहाँ पे खत्म होने आया है। वीकली चार्ट्स पे इसका पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो इस हिसाब से मैं ये देखूंगा कि 70, 72 और 66 के करीब, 67 और 72 के करीब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट हो जाना चाहिए, ये पूरा जो फॉल। और फिर से हम वापस एक बड़ी चाल देखेंगे जो 90 और $100 के बीच में वहां तक होनी चाहिए। तो ये मेरा लंबा आउटलुक है। और इमीडिएट मैं बताऊंगा, हमें एक आवरली रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव संकेत मिले तो एक हम $8 से $10 की ऊंचाई हम देख सकते हैं ऑयल में। ओके तो फिर नीलेश जी, अगर ये तो आपने नियर टर्म और एक ब्रॉडर रेंज बताइए क्या लाइकली लग रही है फिलहाल चार्ट्स के बेसिस पे, लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है तो उनके लिए सजेशन क्या है? इन लेवल्स पर क्या करना है अब? इन लेवल्स पे मेरी बेचने की सलाह नहीं है। हमें एक्चुअली रिवर्सल के लिए वेट करना है दीपाली जी, और रिवर्सल हम मिलेगा तो हम बाय करेंगे, क्योंकि अभी एक जो माहौल है वो फॉलिंग का माहौल है। तो मेरे हिसाब से दिसंबर 19 तक जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे एमसीएक्स के, तब तक ये सेलिंग का माहौल जारी रहेगा मेरे हिसाब से। ये आई थिंक 20 तारीख से या 21 तारीख से तेजी होनी चाहिए इसमें। तो वो काफी स्पेसिफिक है कि करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है गिरता रह सकता है और नए कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर बढ़त आएगी। नीलेश जी, अगर एक रेंज यहाँ पर पकड़ सकें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगले साल के लिए अब यहाँ पर बैंक्स मानते हैं कि $85 और ऊपर में 110 हमने हाईएस्ट आता हुआ देखा है ब्रोकरेजेस की तरफ से एज अ फोरकास्ट अगले साल के लिए। लेवल्स की अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो क्या देखेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मनीषा जी 65 और 105 ये मेरी रेंज निकलेगी WTI। ऑलराइट, 65 से 105। तो क्लियरली जितनी बड़ी वॉल्टिलिटी हमने इस साल में आते हुए देखी है, वही एक्सपेक्टेड है यहाँ पर आने वाले साल में भी। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप नियर टर्म कच्चे तेल को? और जैसे नीलेश कह रहे हैं कि 65 नीचे में, 105 ऊपर में, आपको भी यही लगता है कि ये रेंज आते हुए दिखेगी कच्चे तेल में? बिल्कुल मनीषा मनीषा मेरे हिसाब से $68 एक सपोर्ट होना चाहिए WTI क्रूड में। और मेरे हिसाब से वहां पे हो सकता है कि ये थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाए जो भी इसका फॉल है। अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटली आई थिंक अभी एज ऑफ नाउ कुछ भी बुलिश ट्रिगर नहीं है, क्योंकि जो G7 के द्वारा जो रशियन ऑयल कैप हुआ था, आई थिंक दैट वाज नियर $60। और अगर $60 होता है तो दैट डजंट इम्पैक्ट रशियन रेवेन्यू मच। लेकिन हमें एक फैक्टर इसमें देखना होगा कि रशिया ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि दे माइट स्टॉप सेलिंग ऑयल टू नेशंस जो कि प्राइस कैप अप्लाई करेंगे।
तो आई थिंक वो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर मेरे हिसाब से जो अभी डार्क फ्लीट बढ़ रही है, डार्क फ्लीट ऑफ टैंकर्स, आई थिंक दैट माइट बी डेंजरस सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस लेवल्स पर एक सपोर्ट आ सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि रशिया ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि दे माइट ऑल्सो गो फॉर अ फ्लोर टू देयर प्राइस, तो ये भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक फैक्टर है। दूसरा, चाइना से अभी काफी होप्स है कि इट विल रीओपन वेरी सून, तो वो भी डिमांड वरीज के चलते प्राइसेस नीचे आए थे। तो आई थिंक दैट माइट स्लाइटली सपोर्ट, और सप्लाई टाइटनेस की वजह से वी माइट सी क्रूड अगेन रिबाउंडिंग। प्लस ओपेक इज स्टिल क्वाइट, लेकिन ओपेक अगर मेरे हिसाब से ये सस्टेन करता है ब्रेंट बिलो $80, ओपेक के साइड से भी कोई स्टेटमेंट आ सकता है टुवर्ड्स द प्रोडक्शन कट, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन अनचेंज रखा था पिछले मीटिंग में। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ कोई बुलिश ट्रिगर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लोअर लेवल्स पे कोई बुलिश ट्रिगर आए। तो मुझे लगता है 68 वुड बी द इमीडिएट बॉटम, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और अपसाइड मेरे हिसाब से $82 के आसपास कैप्ड है, क्योंकि हमने देखा $81.50 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है प्राइसेस। अगर $82 के ऊपर सस्टेन करता है, देन आई एम लुकिंग समवेयर अराउंड $88 to $90। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट रेंज जो इसका रहेगा वो $68 ऑन द लोअर साइड और $81.50 ऑन द हायर साइड। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 5850 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, एंड अपसाइड वुड बी कैप समवन नियर 6700। तो मेरे हिसाब से ये ब्रॉड रेंज कंटिन्यू रहेगा इनको। ओके, तो चलिए एक रेंज आपको मिली है ताकि आपको स्ट्रैटेजी बनाने में भी मदद मिले, और जैसे रविंद्र ने भी कहा वो 68 के नीचे फिसलते हुए नहीं देख रहे हैं। नीलेश का मानना यह है कि 65 एक बॉटम हो सकता है और ऊपर की तरफ इमीडिएटली 82 एक रेजिस्टेंस रहेगा अगर रिकवरी आती भी है तो। लेकिन हाँ, एक उथल पुथल हमने देखी और शायद यही उथल पुथल आगे भी क्रूड प्राइसेस में बरकरार रहे। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब सोने चांदी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि M6 पर सोना 54,000 के नजदीक आते हुए कारोबार कर रहा है, चांदी 66,000 के ऊपर है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सोने में रिकवरी आते हुए हमने देखी है, तेजी बनते हुए देखी है। तो अजय नमस्कार, आपका व्यू लेना चाहेंगे गोल्ड पर? फिलहाल तो 54,000 के आसपास ही घूम रहा है, क्या व्यू है इन स्तरों से? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। डेफिनेटली अगर हम सोने चांदी की बात करें तो अब जो डर बना हुआ था सोने की गिरावट का वो पूरी तरह से निकल चुका है। हम दिसंबर में एंटर कर चुके हैं। पिछले 4 मीटिंग में 0.75 का रेट हाइक हमने ऑलमोस्ट होते हुए देखा। डिस्पाइट दैट आज सोना 1800 के करीब, या डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो लगभग सोना हम 54,000 के करीब इस वक्त ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। तो आगे का सिनेरियो मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है, बिकॉज आगे जाके अगर रेट हाइक रुकती है, जो हमने पेसिमिज्म फेड के मिनट्स में आते हुए देखा, स्लोअर रेट पेस, तो ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट करेगा। लेकिन ईयर एंड के चलते अगले 10-12 दिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कभी भी फेड की मीट होती है उससे पहले तो मार्केट थोड़ा सा एक पेसिमिस्टिक ट्रेड करता है, बट रेट हाइक के बाद हम एक रैली देखते हैं, और ईयर एंड है तो कैरी ट्रेड ज्यादा हैवी रहते हैं। तो आई थिंक मार्केट नीड सम टाइम, बट टेक्निकली अभी भी मुझे लग रहा है जब तक प्राइसेस 1770 के ऊपर मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 1820 के ऊपर ईयर एंड का क्लोज करते हुए देखें। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं वापस गोल्ड को सपोर्ट दे रही है। तो गोल्ड में ध्यान रखिए 54,200 तो इमीडिएट टारगेट है, बट एक बार 54,200 के ऊपर निकलता है तो टेक्निकली मुझे लगता है 55.5 से पहले कोई स्टॉप दिख रहा नहीं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में भी धीरे धीरे अब डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। चाइना ओपन अप हो गया और हम जानते हैं कि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है इंडिया के साथ साथ, तो यहाँ पे मुझे लगता है सभी चीज फैक्टर कर रहा है गोल्ड को सपोर्ट करने के लिए। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। ऑलमोस्ट 54,000 के स्तर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर, और बढ़त की उम्मीद यहाँ से भी है। लेकिन एक नजर मेटल्स पे भी डालेंगे। और रविंद्र, यहाँ पर आपकी टॉप ट्रेड्स क्या होंगी, क्योंकि कुछ खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटी है। अपने इस हफ्ते के हाईज से भी भाव गिर चुके हैं, लेकिन इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? बिल्कुल मनीषा, आई थिंक एक कंसोलिडेटिव मूव है बेस मेटल्स में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेजर इवेंट्स लाइंड अप है। आज यूएस पीपीआई डेटा है, नेक्स्ट वीक मंडे वी हैव सीपीआई डेटा, उसके बाद एफओएमसी मीटिंग है। तो मेरे हिसाब से जो 50 बेसिस पॉइंट्स है वो तो ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आता है तो आई थिंक दैट माइट बी अ वरी, क्योंकि इस हफ्ते में आईएसएम सर्विसेज पीएमआई और फैक्ट्री ऑर्डर्स बढ़ के आए थे। नाउ व्हाट दिस मींस इज, अगर पॉजिटिव डेटास आते हैं तो दैट गिव्स फेड रूम टू गो फॉर फर्दर रेट हाइक्स, जो उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि दैट माइट वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड लेवल्स। तो मेरे हिसाब से ये इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन प्योर प्राइस एक्शन देखें तो आई वुड गो विद कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में थोड़ा सा इंडिकेशन आना बाकी है,
बट कॉपर में मेरे हिसाब से 707 इमीडिएट मुझे लग रहा है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इट माइट गो अप टिल 711 712। और जिंक की बात करें तो जिंक में ऑलरेडी हमने एक तेजी देखी है, बट आई थिंक दिस तेजी विल कंटिन्यू टिल 286 टू 87। तो अगर कोई भी डिप आता है जिंक में टुवर्ड्स आई थिंक 280 81, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अपसाइड हम इसमें 287 तक ले सकते हैं। एल्यूमिनियम में 215 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इन दैट सिनेरियो 219 वुड बी द ट्रेड, एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इट विल बी पॉजिटिव टिल 229 ऑन द हायर साइड। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं। मेटल्स पर भी कॉपर में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं 712 के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया रविंद्र आपका आने के लिए, शो में अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अजय केडिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही खास चर्चा करेंगे कॉटन पर। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। 14 दिसंबर तक 32 लाख शादियां होने वाली हैं। अब ऐसे में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो वेडिंग प्लानर पर ही होता है। शादी की रस्में अपने आप में बहुत हेक्टिक होती हैं। मेहंदी, इंगेजमेंट, इनवाइट्स, केटरिंग, उसके बाद दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े, बारातियों का आना जाना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने वेंडर्स को एक ही क्लिक पर कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आज हम बात करेंगे उन ऐप्स के बारे में जो बनेगा आपका पर्सनल वेडिंग प्लानर। तो चाहे आप हो दूल्हा, दुल्हन या बाराती, ये सारे ऐप्स आपके ज़रूर काम आएंगे। स्वागत है आपका। शुरुआत यहां पर अब कॉटन के साथ करेंगे, जहां पर हमने देखा है कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली है, लेकिन भारतीय बाजारों में कॉटन के भाव अभी भी अपने रेंज में रह रहे हैं। कंसोलिडेशन हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अतुल गनात्रा अब हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार। जैसे आपने कल हमें बताया कि आपने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आपने सरकार से इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की है। कब तक आपको लगता है ये ड्यूटी हटनी चाहिए? क्योंकि एज ऑफ नाउ तो बाजार में आवक भी अच्छी खासी है। ड्यूटी हटने से अगर यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ता है, एक तो किसानों का क्या इम्पैक्ट होगा और इंडस्ट्री कैसे देखती है इसे? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जी, हमने टेक्सटाइल मिनिस्टर सर को बोला है कि ये जो ड्यूटी है ये हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो कॉटन के रेट हैं लास्ट 5-6 महीनों से इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज्यादा रेट है। और ये कॉटन के रेट अगर इंडिया में ज्यादा है तो ना तो हमारा कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा है, ना तो कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मिलों को बहुत लॉस हो रहा है और 50 to 60% में की कैपेसिटी में ही स्पिनिंग मिलें चल रही है। अतुल जी, इंपोर्ट ड्यूटी हटाना उस समय पे जब आवक बाजार में आ रही है, आपको लगता है किसानों के हित में शायद नहीं जाएगा? जी, वो सही है, किसानों के हित में नहीं जाएगा, मगर अगर स्पिनिंग मिले भी पूरी 100% कैपेसिटी में नहीं चली तो आज नहीं तो आगे जाके जब पूरी अराइवल आएगी, हमारा इतना बड़ा क्रॉप है, 340-350 लाख बेल्स का क्रॉप है, वो फार्मर अभी अराइवल नहीं लेके आ रहे, मगर जब अराइवल बढ़ेगी तब रेट एकदम से क्रैश हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। तो फार्मर के लिए भी अच्छा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। अगर इंडस्ट्री स्ट्रांग रहेगी तो ही फार्मर जिंदा रह सकता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलना चाहिए, ऐसा लगता है। तो अभी वो नहीं हो रहा है, फार्मर हैप्पी है, मगर इंडस्ट्री 4-5 महीने से बहुत लॉस कर रही है और इंडस्ट्री की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अच्छा, इंडस्ट्री भी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेबर को काम मिलता है, तो इंडस्ट्री भी चलना बहुत जरूरी है मनीषा जी। जी, तो अतुल जी 11% ड्यूटी हटाने की आप बात कर रहे हैं, क्या कोई और ऐसा मिडवे हो सकता है जहां पर किसान हो या मिलर्स हो, सबको ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट पूरी ना हटा के या तो ड्यूटी कम की जाए? कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है? नहीं, ऐसा रास्ता, और एक रास्ता हो सकता है कि मिलों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए, जो मिलों की बहुत लंबे टाइम से डिमांड है। और अगर फार्मर को सपोर्ट करना है तो हमारा एक्सपोर्ट जो कॉटन का एकदम बंद हो गया है, अगर उस पे कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ा दिया जाए तो एक्सपोर्ट भी फिर से अच्छा चालू हो जाएगा, और एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा तो फार्मर को अच्छे रेट मिलेंगे और कॉटन के रेट
स्टडी रह सकते हैं। तो ये दोनों काम गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकती है। ठीक है, तो क्लियरली थोड़ा सा असमंजस कैच 22 वाली सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर ड्यूटी कम की जाती है तो किसान यहाँ पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन अतुल जी, किसानों के साथ डायरेक्टली मिल्स की कोई बातचीत नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो किसान जो है ना, इस साल क्या हुआ है मनीषा जी के फार्मर को लास्ट ईयर 12-13 हजार रुपए का माल का भाव मिल गया, तो इस साल 8,000 से 9,000 रुपये में किसान बेच नहीं रहा है कपास। और किसान बात करने के मूड में भी नहीं है। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उनको कुछ सपोर्ट मिले और लास्ट ईयर के भाव उनको मिले करके वो माल भी नहीं बेच रहे हैं, हाथ में लेके चल रहे हैं। वो बहुत रिस्की है, क्योंकि अभी बेचने के लिए 4-5 महीने ही रह गए नई सीजन के। मई के पहले उनको माल भी बेचना पड़ेगा और किसानों के घर में इतना कपास पड़ा हुआ है, वो घर में कपास रखा है और बाहर सो रहे हैं। अभी ऐसी हालत है किसानों की। जी मनीषा जी। जी, तो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल तो है ही, स्पेशली इंडस्ट्री के लिए, जहां पर आधे से कम कैपेसिटी पर कंपनियां काम कर रही हैं, कॉटन का स्टॉक कम है। अब देखना होगा कि सरकार का क्या डिसीजन इस अपील पर होता है। शुक्रिया आपका अतुल जी, पूरी सिचुएशन बताने के लिए और क्या स्थिति है वो एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे साथ अजय केडे भी मौजूद हैं। अजय, प्राइसेस पर क्या व्यू है आपका कॉटन पर, और कॉटन के साथ ही कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एग्री स्पेस से? बिल्कुल दिवाली, पूरे एग्री पैक के अंदर आप देखें तो सभी जगह तेजी का रुख बना हुआ है। कॉटन में नो डाउट मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट में जो 22-23 का कॉटन स्टॉक है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव है, प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, जब तक जैसे अतुल जी ने भी कहा कि फार्मर नहीं लेके आते माल, क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं, लेकिन डिमांड भी जंप कर रही है। हम बाकी एग्री मार्केट की बात करें तो यहाँ पे सभी काउंटर्स में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है। सबसे पहले मसाले की बात करें तो जीरे में जिस ढंग से हमने देखा है कि जर्मिनेशन का जो इशू है, चाइना मार्केट ओपन अप हो चुका है, जो डिमांड को कहीं ना कहीं पुश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जीरा और धनिया में भी हमने काफी बड़ी गिरावट ले चुके हैं। तो दोनों ही काउंटर में एक बाइंग वापस बनते हुए दिखाई दे रही, जहां पे जीरा मुझे लगता है कि प्राइजेस 26,500 तक का लेवल आने वाले 1-1.5 हफ्ते में दिख सकता है, जिस ढंग से प्राइजेस ने अप ट्रेंड चालू किया है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो काफी बड़ी हमने गिरावट देख चुके हैं। प्राइजेस में 9,200 का एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग 9,800 से 10,000 का टेम्परेरी एक जंप दिख रहा है। बट ओवरऑल दोनों काउंटर रहेगा। वहीं गवार सीड गवार गम दोनों में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, जिस ढंग से क्रॉप के एस्टिमेट्स अब धीरे धीरे नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इधर भी हम देख रहे हैं कि फार्मर कोई भी माल मार्केट में लाने के लिए तैयार नहीं है। अराइवल्स पिछले 3 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, जिसके चलते हमने एक ब्रेकआउट देखा है। चार्ट्स पे अगर आप देखें तो 6150 के ऊपर अगर गवार सीड कंटिन्यू होल्ड करता है तो 6600 से 6650 के लेवल अगले 15 दिन के अंदर हम देख पाएंगे। वहीं गवार गम पे नजर रखिए, बिकॉज गवार गम और गवार सीड रेशियो है वो 2.2 के ऊपर सफिशिएंटली अच्छे से ट्रेड करी। ये 2 अक्टूबर को मैंने कहा भी था कि रेशियो में बड़ा जंप देखने मिल सकता है। तो 13,200 के ऊपर ब्रेक करने पे मार्केट ओपन अप करेगा 13,800 से 14,200 के टारगेट के लिए। ओवरऑल दोनों काउंटर में बने रहिए, शॉर्ट बिल्कुल ना करके चले। ओके, तो ग्वार गम ग्वार सीड में तेजी करने की सलाह है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही स्ट्रैटेजी आपको जीरे पर भी मिली है, बाय साइड पर आप पोजीशन बना सकते हैं। शुक्रिया अजय आपका भी ये स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।